डिस्कस कर लेता हूँ कि इफ इकोनॉमी इज फेसिंग टू फिनोमेना टुगेदर, जैसे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और उसके साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे ये स्टैगफ्लेशन है, क्योंकि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आप समझते ही हैं और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, तो दो फिनोमेना मिल गए, तो आपने गैस कर लिया कि इनमें से अगर कोई है तो वो स्टैगफ्लेशन। अब शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व्स दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, तो ये शोज करती है कि कोई ट्रेड ऑफ है किस दो चीजों के दरमियान है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान। 5 बी ऑफ। अच्छा, there are many causes of inflation, which of the following would not lead to? बहुत सारे causes हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन्फ्लेशन को का बाइस नहीं बने? इन्फ्लेशन का बाइस नहीं बनेगा। देखिए, अगर आप मनी सप्लाई बढ़ा देंगे इससे तो इन्फ्लेशन होगा, अगर आप इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे लोग कर्जे ज्यादा लेंगे, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। अगर आप वेजेस बढ़ा देंगे, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली बात करते हैं किसकी, तो इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है। ये क्या हुई बात भाई, इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन था ही नहीं जिससे इन्फ्लेशन ना हो, सारे ही ऐसे जिसमें इन्फ्लेशन होता था, इसलिए हमने नन ऑफ अबव को ले लिया। क्लियर जी? अच्छा, देयर आर सम सिचुएशन इन विच इकोनॉमी सफर्स विद एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इन दिस रिगार्ड इन्फ्लेशनरी गैप अकर्स व्हेन, हाँ, अगर वो गुजर के आगे चला जाए, यानी ये है ना हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, लेकिन ये जो है ये आगे जाके इक्विलिब्रियम बना रहे हो, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी आगे हो और एग्रीगेट डिमांड भी आगे हो, तो ये जो गैप होगा YS से लेके Y1 तक का, इसको आप क्या कहेंगे? क्लियर बच्चों? अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, व्हिच वन इज द रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? जी, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर देंगे मॉडर्न, तो वर्कर शायद कूप अप ना कर सके और स्ट्रक्चर बदल जाए इकोनॉमी का, तो उसके बाद क्या होगा? वो अनएम्प्लॉयड हो जाए। क्लियर बच्चों? सबको समझ आ रही है? विच वन आउट ऑफ द गिवन इज नॉट अ रीजन ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? इनमें से कौन सा ऐसा जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह नहीं है? कौन सा बच्चों? इंटरेस्ट रेट। क्योंकि इंटरेस्ट रेट फॉल करेंगे तो क्या होगा? लोग कर्जे ज्यादा लेंगे, तो उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जबकि रॉ मटेरियल महंगा होने से कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा, फर्म का प्रॉफिट मार्जिन कम होना कॉस्ट की वजह से ही होता है, और एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा, तो बाहर से आने वाले पुर्जे महंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब बच्चों 7, इट डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कोल माइन वर्कर्स। कोल माइन वर्कर्स की डिमांड क्या होगी? कम होगी। लाइकली टू लीड एन इकोनॉमी द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा बच्चों? ये जो है ये स्ट्रक्चरल। कोल खत्म हो रहा है उस इकोनॉमी में, कोल फिनिश हो रहा है, और इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बदल रहा है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बदल रहा है ज्यादा जहां से ही, ठीक है। डिमांड का होता ना, तो किसी ना किसी तरह वो आपको, जो आप कह रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वो आपको कन्वे करता कि बिजनेस साइकिल में कोई सम हो, क्या शो करता कि बिजनेस साइकिल में कोई इशू आया है, किसी ना किसी तरह से रिसेशन का जिक्र आता, ठीक है, ये इसकी निशानी। अच्छा बच्चों, तो ये कौन सा ऑप्शन लिया? बी। अच्छा जी, इन्फ्लेशन इज जनरली क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। जब कर्जा लिया हो किसी डेटर ने तो उसे फायदा हो जाता है, जब वो कर्जा लेता है तो पैसे की वर्थ ज्यादा होती है, और जब वो वापस करता है कम हो चुकी होती है। यानी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने कुछ अरसा पहले किसी बंदे से 40-45 लाख रुपया उधार ले लेता और एक किया स्पोर्टेज ले लेता, और आज बेचता मैं तो 25 लाख का फायदा उठा ले। नहीं बच्चों, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ शराब, तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट से भी ज्यादा फायदा था, यानी इंटरेस्ट दे के भी आपको पैसे बच जाए। इस वक्त जो बंदा किया स्पोर्टेज, हम क्या कर रहे थे कि ये हो गया
अच्छा, उसके बाद आ गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरली अकर ड्यू टू, इसमें से कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए मुझे? बी ऑप्शन लेनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, बी ऑप्शन क्यों लेनी चाहिए जरा थोड़ी सी बता दें कि जब सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए कि बंदा अपनी स्किल्स को अपडेट ना कर रहा हो और इकोनॉमी का स्ट्रक्चर आगे की तरफ चल रहा हो, है ना बच्चों। अच्छा, 10वां, इफ प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंटिन्यूअसली फॉलिंग देन इट इज प्राइस लेवल इज कॉल्ड डिफ्लेशन। अच्छा बच्चों, अब आगे बात क्या जी, इफ इकोनॉमी इज फेसिंग टू फिनोमेना टुगेदर, इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब रुक जाना, तो क्या बन जाएगा? स्टैगफ्लेशन। ये सिंपल ही था। अच्छा, अब बच्चों, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, which of the following is most effective quantitative measure to control inflation? क्वांटिटेटिव मेजर। अब ये ना थोड़ा सा मामला ये कि ये ना जरा अर्ली आ गया सवाल, क्योंकि किताब के मुताबिक हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको कहा था मैं मॉनेटरी पॉलिसी में कराऊंगा। तो अभी आप सिर्फ इसको याद कर लें ऐसे ही कि ये कौन सी है, रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो अभी आप पैरेट स्टडी मार दें इसकी, यानी रट्टा लगा दें, लेकिन आगे चल के मैं इसको बड़ी तफसील से आपके साथ डिस्कस। तो कितना सवाल? 13 में क्या कहता है? इन्फ्लेशन कैन बी असेस्ड थ्रू डिफरेंट वेज, अमंग द गिवन विच वन इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन? कौन सा? सीपीए, कंज्यूमर प्राइसिंग। अच्छा, अब बच्चों इसके अंदर एक आ गया एन इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो सिंपल बात है, कॉस्ट बढ़ गई ना, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा बच्चों, 15, अमंग द गिवन विच वन इज द रीजन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन? कौन सा? अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी। हाँ, वेजेस कंट्रोल करने से तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मसला हल होता है ना, और डायरेक्ट टैक्स लगाने से तो बल्कि प्रॉब्लम कम होती है, इनकम कम हो जाती, लोग कम खर्चा करते हैं, ठीक है ना। एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर कंज्यूमर कम होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा बच्चों, पीपल हु आर लेजी दे आर डिजास्ट्रसली बैड एम्प्लॉय इफ दे एबल टू फाइंड जॉब। अगर जॉब हासिल कर भी ले तो सुस्ती की वजह से वो कर नहीं पाते। तो कहता है बट दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मोटिवेट देम टू वर्क। ये बड़ा मुश्किल है इनको मोटिवेट करना। These people cause unemployment which we can say ये खुद ही काम नहीं ना करना चाहते, बुज़दिल लोग हैं। अच्छा बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा, robotics are being used in many aspects of manufacturing to help increase productivity and efficiency while lowering the production cost. Similar to the almost all industries, many robots in manufacturing collaborated with the machine and processes to perform repetitive, monotonous and intricate tasks under the workers guidance and control but lead to dash and technological। अच्छा, इसका ना याद रखना है, जिस जगह से हम पढ़ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एक ही बना दिया गया हमारी बुक में, जबकि जर्नल बुक्स में टेक्नोलॉजिकल अलग है। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई करें तो आप टेक्नोलॉजिकल आइडेंटिफाई कर लेंगे, ऐसी कोई बात। अच्छा बच्चों, अब क्या आ गया? अमंग द गिवन ऑप्शन विच आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इसका जो फार्मूला गिवन है उसमें एक तो टोटल वर्कर पता होने चाहिए और दूसरा अनएम्प्लॉयड जो है, जो एम्प्लॉयड है वो पता होने चाहिए, या अनएम्प्लॉयड, दोनों इसको ये। अच्छा बच्चों, 19, इफ वर्क फोर्स इज अनएम्प्लॉयड बट फॉर अ शॉर्ट रन, तो इसमें शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है? फ्रिक्शनल सबसे छोटी है, उसकी वजह एक जॉब से दूसरी जॉब के दरमियान का गैप। बाकी जो है जैसे साइक्लिकल, तो मैंने बताया था आपको कि 8 से 15 साल का एक बिजनेस साइकिल है, तो 2 फेज में ला लें कम से कम 4 से 5 साल 6 साल। और जो वॉलंटरी है वो तो लाइफ टाइम है, जिसका काम नहीं कर रहा दिल करने को उसका कभी भी नहीं करना। और जो है डिमांड डेफिसिट वो वही। हाँ ठीक है, तो शॉर्ट टर्म पे वो गोरों की बात कर रहा है, मैं एशियन की बात कर रहा हूँ। गोरों के एतबार वो शॉर्ट टर्म है, उनका कभी कभी काम करने को दिल नहीं करता और हमारा कभी भी नहीं करता। क्या समझे, है कि नहीं? अच्छा बच्चों, अब आगे बात, लेकिन फ्रिक्शनल सबसे शॉर्ट काम है, सबसे शॉर्ट।
अच्छा बच्चों, गिवन द डायग्राम, ये डायग्राम किस चीज को डिपिक्ट कर रही है? क्योंकि डिमांड आगे जा रही है तो जाहिर बात है डिमांड वाली इन्फ्लेशन को कवर कर रही है। अच्छा, और ये वाली डायग्राम, हाँ, ये कॉस्ट पुश को भी कर रही है, कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कम हो गई। और अगर इंपोर्टेड माल था, मटेरियल था, तो इंपोर्टेड है, और ये हमेशा मैं कहता हूं ये क्या है, ये इन्फ्लेशन है और ये अनएम्प्लॉयमेंट। हो गई बात। अच्छा बच्चों, तो सही कह रहे हैं आप, डी ऑप्शन ही पिक करना चाहिए। अच्छा बच्चों, डायग्राम रिलेटेड विद, ये डायग्राम किससे रिलेटेड है जी? देखिए डिमांड में क्या आई है, डिमांड में कमी आई है। अच्छा, इसको डिमांड डेफिसिट भी कहेंगे, और डिमांड डेफिसिट का दूसरा नाम क्या है, और तीसरा नाम क्या है, साइक्लिकल, है ना जी। जैसे वो आपका फेवरेट लीडर कितने का, 7 रुपए पड़ जाएंगे, आज हमें पढ़ लीजिए, अल्लाह मालिक, कोई नहीं, गरीब का अल्लाह है। अच्छा बच्चों, आगे क्या जी, ये क्या चीज शो कर रहा है, साइक्लिकल। तो बिजनेस साइकिल से जो भी चीज रिलेट होगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ठीक हो गया जी, फिर से आपने तो पूरे नंबर ले लिए। अच्छा बच्चों, ये क्या शो कर रहा है, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि देखिए, ये देखिए वेज ऊपर की तरफ जा रही है, और वेज ऊपर जाने की वजह से ये देखिए जरा गौर कीजिए, सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है और डिमांड ऑफ लेबर कम है। तो क्या हो गया, सरप्लस क्या चीज है, सरप्लस लेबर है मार्केट में। तो ये हो गया क्या, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। पिछले वाले की ऑप्शन कौन सी है, ए और सी भी हो सकता है, हाँ 2 हो सकती है ना। तो यहाँ लिखा होना चाहिए कि देयर शुड बी 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन ले सकते हो तुम, और ए और सी। तो यहाँ फिर ए और सी की ऑप्शन होनी चाहिए। नहीं, वो वहां पे गलती का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसकी वजह है ना, ये तो अकेले एक बंदे ने बैठ के बनाया पेपर, और वो जो है वो तो बनाया टीम ने बैठ के, फिर उसको 2 बंदों ने रिव्यू किया हुआ। अगर फिर भी गलती आ जाए तो फिर लिटर ला लेना, सॉरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो गलती के चांस नहीं है। क्योंकि मुझे पता है जो रिव्यूअर है वो कौन है, और जो पेपर बनाने वाले वो कितने बड़े इकोनॉमिस्ट है। गलती का चांस नहीं, बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी घुसे हुए, मेरा नहीं ख्याल गलती होगी इतने बंदों के हाथ से। ये क्यों नहीं हो गई गलती, क्योंकि इसमें ना थोड़ी ठीक हुई ना बात। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया ना हमें। अच्छा, अब देखो अगला जो सवाल है ना, वहां मैंने पता क्या किया, मैंने कहा थोड़ा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। लाजिम नहीं कि पेपर में सारे सवाल वही आएंगे या सारा कॉन्सेप्ट वही आएगा जो हमने पढ़ा। पेपर में कुछ स्विंग भी तो हो सकता है, तो थोड़ा बहुत स्विंग किया है। ये डायग्राम क्या शो कर रही है जी, शाबाश। ये सवाल नहीं था उसके अंदर, 27 था। मेरा पेज कहीं काट गया बीच में, मेरा यहाँ फोटोकॉपी नहीं हुआ। चलो फिर भी आप इसको जरा गौर से देखो और मुझे बताओ ये क्या कवर कर रही है डायग्राम। व्यू हो रही है आपको? पहली बात तो ये कि आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब बताएं इस तरफ क्या चीज है इसके, ऑफ मनी। इस तरफ क्या है, वो कहता है अगर मैं ए से बी पे जाऊं, ये ए है ये बी है, तो ये क्या शो करेगा कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा है जिससे प्राइसेस बढ़ी, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि बिलो डायग्राम में मैं ए डैश से बी डैश पे जाऊं, तो इधर तो ये तो पैनल सेम है, तो इसमें तो सेम होगी ना वैल्यू। तो इधर तो मनी सप्लाई ही बढ़ा है, M1 से M2 हुआ, लेकिन ये क्या कम हो गया, क्योंकि देखिए ना ये वाला कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और वो वाला पॉजिटिव स्लोपिंग है। तो वहां पर मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस में इजाफा हुआ, तो नीचे क्या हुआ, मनी सप्लाई के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम हुई है, ठीक है। तो हकीकत में कौन सा था, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का डायग्राम है, जिसको आपने ये पढ़ा था MV इक्वल टू PT। अब बताओ कौन से ऑप्शन सही है, कौन से वाला, 1 भी ठीक है कि इंक्रीज करने से मनी सप्लाई प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, और मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से, प्राइसेस के इंक्रीज होने से
वैल्यू कम होती है। लॉजिकली भी देखें, P1 छोटा है और P2 बड़ा है। अब 1 को अगर मैं P1 पे डिवाइड करूं तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। और अगर 1 को P2 पे डिवाइड करूं तो वैल्यू क्या आएगी? और कम आएगी, और कम आएगी। क्योंकि P1 कम है ना, तो नीचे जाके P डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर नहीं है। डिनोमिनेटर नीचे जा रहा है, तो डिनोमिनेटर जब ये डिनोमिनेटर बनेगा तो वैल्यू ज्यादा रिड्यूस करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये 10 है तो ये 20 हो गया। तो 1/10 बड़ा होता है कि 1/20 बड़ा होता है? 1/10 बड़ा। इसलिए नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे वैल्यू यहां लिख भी देते हैं कि अगर ये ऊपर वाला 10 है तो ये है 1/10 और ये है 1/20। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा सर अब मैथ्स भी देखे ना आपने, कितना कुछ पढ़ा है कि सिर्फ दाऊद शाही साहब के पास ही बैठे रहे हैं या राना साहब पास ही बैठे रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये कौन सा डायग्राम आ गया? कहता है डायग्राम फ्रॉम A to B, B to C, C to D। ये कौन सी है? वेज लाइन। ये कौन सी है? प्राइस लाइन। तो पहले क्या बढ़ी? ये क्या बढ़ी? फिर क्या बढ़ी? कि वेज इधर है ना, प्राइस इधर है। फिर वेज बढ़ने से क्या बढ़ी? फिर क्या बढ़ा? हाँ, तो क्या बन गया? वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, लेकिन इसको अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस भी कह सकते हैं। क्यों? कि जब इतनी दफा कीमतें बढ़ती तो आखिर में इंसान की तौकात में वो कीमतें आ जाती, यानी कीमतें बढ़ने से पहले ही ज़हन कहता है कीमतें बढ़ेगी। ठीक है, और इसको आप ए और बी ऑप्शन ले सकते हैं। याद रखना है, जब कीमतें बार बार बढ़ेंगी, पहले प्राइसेस फिर वेजेस फिर प्राइसेस, तो एक वक्त आएगा हर बंदा मुआहदे में क्या लिखेगा कि सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा आप कॉन्ट्रैक्ट लिख लें, कितनी पे देंगे? 1 लाख। बताएं 6 माह बाद कितनी इंक्रीज करेंगे? क्यों? सारी इन्फ्लेशन नहीं होना। इसी तरह किराएदार जो होगा, सॉरी मालिक मकान होगा, ऑफिस ले लो मेरे से 3 लाख में, लेकिन बताओ साल बाद कितना बढ़ाओगे? क्यों बढ़ाएंगे? इन्फ्लेशन नहीं होना। तो हर मुआहदे में पहले से लिखा होगा, तो अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन बन गया ना। क्लियर बच्चों? डन हो गया जी। तो ये देखिए कितना प्यारा लेक्चर हो गया आप बच्चों का, नहीं?